हेलो स्टूडेंट, मैं पीएनटी सर बेस्ट कोचिंग क्लासेस की ओर से सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के दूसरे टॉपिक में आज पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। कल मैंने सॉलिड स्टेट से रिलेटेड जो मेन फंक्शन थे, यानी मेन फंक्शन में मैंने क्या जाना कि सॉलिड्स कितने टाइप्स के होते हैं और उनके अट्रैक्शन फोर्स के बेसिस पर हम सॉलिड को कैसे डिवाइड करते हैं, किसी सॉलिड्स को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं और ऑर्गेनाइज करने के बाद हम उसकी आइडेंटिटी कैसे प्रूव करते हैं, उसके बारे में हमने जाना था। आज इस टॉपिक में सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि किसी सॉलिड्स की पहचान उसके मेल्टिंग पॉइंट्स के बेसिस पर कैसे की जा सकती है। क्योंकि मालूम था कि जो सॉलिड्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकंड क्या हो जाएगा हमारा एमार्फस सॉलिड होगा। ठीक है, ध्यान देना बेटा। तो जो एमार्फस सॉलिड होगा और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा उसको डिफरेंस के थ्रू कैसे हम पहचान पाएंगे, यानी उसको डिफरेंस के थ्रू कैसे जान पा रही उनकी प्राप्त होगी। तो एमार्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, आइए जानते हैं कि उनके मेल्टिंग पॉइंट के थ्रू कैसे जानेंगे। मेल्टिंग पॉइंट या जो उनका मेल्टिंग कर्व होता है, मेल्टिंग कर्व के द्वारा ध्यान देना है। क्योंकि हमें एग्जांपल्स के रूप मालूम है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है जैसे Fe है, Cu है, डायमंड है और ग्रेफाइट है, ये सब क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड है। उसी प्रकार हम एमार्फस सॉलिड की ओर जाएंगे तो एमार्फस सॉलिड में कौन कौन से आएंगे, प्लास्टिक दी है, उसके अलावा क्या है रबर है, ठीक है, और उसके अलावा क्या है ग्लास है। ये सब क्या होते हैं, ये एमार्फस सॉलिड होते हैं। और इनमें डिफरेंस क्या है, उनके मेल्टिंग पॉइंट क्यों चेंज होते रहते हैं, इनके बारे में अभी इस टॉपिक में समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड बाय द मेल्टिंग कर्व। मेल्टिंग कर्व ऑफ सॉलिड, किसी सॉलिड का जो मेल्टिंग कर्व है उसके द्वारा हम क्या करते हैं, उसके आइडेंटिफाई करते हैं कि ये सॉलिड किस टाइप का सॉलिड होना चाहिए। क्योंकि मेल्टिंग कर्व के द्वारा हम समझ सकते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा या एमार्फस सॉलिड होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं आयरन के लिए। आयरन क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो उसकी आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे। आयरन के लिए हम क्या करते हैं, बिटवीन द एक ग्राफ लेते हैं। इस ग्राफ के थ्रू हम क्या करते हैं, इसकी समझदारी कर पाते हैं या इसको समझा पाते हैं। एक ग्राफ लेंगे बिटवीन टेम्परेचर, यहां पर क्या हो जाएगा टेम्परेचर होगा और ये क्या हो जाएगा टाइम हो जाएगा। और हम समझते हैं कि मान लीजिए किसी सॉलिड का या आयरन का ये फिक्स टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर पर आयरन किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में गिवन है। इस टेम्परेचर पर आयरन सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, तो अगर आयरन को इस टेम्परेचर पर मैं हीट करना स्टार्ट करूंगा तो धीरे धीरे आयरन क्या होगा, एग्जिट करेगा, यानी आयरन धीरे धीरे क्या करेगा, फ्यूज करेगा। फ्यूज करने के बाद क्या होगा, एक टेम्परेचर आएगा, ठीक है, जहां पर आयरन मेल्ट करना स्टार्ट करेगा। वो टेम्परेचर कहलाता है मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन कहलाएगा। अब क्या करते हैं, जो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट है, अब यहां पर हमें देखना है कि यहां से आयरन मेल्ट करना स्टार्ट करेगा लेकिन कंप्लीटली मेल्ट नहीं होगा। अब क्या होता है, अब मैं देखता हूं कि यहां से यहां तक केवल कौन एग्जिस्ट कर रहा है, आयरन एग्जिस्ट कर रहा है। आयरन एग्जिट करेगा यहां से यहां तक, जहां तक वो मेल्ट होना स्टार्ट करेगा। अब पुनः क्या करते हैं, जब ये मेल्ट होना स्टार्ट करता है तो मैं क्या देखता हूं कि जब ये मेल्ट होता है और जब तक कंप्लीटली मेल्ट नहीं हो जाता है तब तक क्या होता है, इस सॉलिड का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। इस सॉलिड का टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अर्थात ये ध्यान देना है कि जब तक ये कंप्लीटली मेल्ट नहीं होगा आयरन के टेम्परेचर में कोई डिफरेंट नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर ये क्या करेगा, बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा। अब क्या होता है, अब ये देखना है, क्योंकि अब यहां से क्या करेगा, यहां मैं देख रहा हूं कि यहां पर लिक्विड प्लस सॉलिड दोनों क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर ये लिक्विड प्लस सॉलिड दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे फ्यूज हो रहा है और फ्यूज होने के बाद क्या होता है, यहां पर कंप्लीटली मेल्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या होगा, ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक इसके
टेम्परेचर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी ये टेम्परेचर क्या करेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जब ये कंप्लीटली मेल्ट हो जाता है फिर यहां से क्या होगा, यहां से लिक्विड फ्यूज करना स्टार्ट करेगा, यहां से क्या करेगा, लिक्विड फ्यूज करना स्टार्ट करेगा। तो यानी कहने का मकसद ये, इतनी बात तो मेरे समझ में आ गई कि सबसे पहले क्या होगा, आयरन एक फिक्स टेम्परेचर पे रखा जाएगा, या कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड एक फिक्स टेम्परेचर पे रखा जाएगा। अगर उसको फिक्स टेम्परेचर पे हम रखते हैं तो उसके बाद ये क्या करेगा, ये यहां तक फ्यूज करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा लगातार। एग्जिस्ट करने पर क्या होगा, एक मेल्टिंग पॉइंट आएगा, उस मेल्टिंग पॉइंट में क्या करेगा, मेल्ट करना स्टार्ट करेगा। कौन करेगा, केवल सॉलिड करेगा। यहां पर कौन करेगा, बोलो, सॉलिड। हाँ, केवल सॉलिड करेगा। तो यहां मेल्ट सॉलिड करेगा। अब सॉलिड है, यहां पर मेल्ट कर रहा है। मेल्ट करने के बाद मैं क्या देखता हूं कि यहां पर फिर भी इसका जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल कांस्टेंट है, इनके टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। लेकिन जब ये सॉलिड डायरेक्टली जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो वहां लिक्विड के साथ सॉलिड भी क्या करता है, एग्जिट करना स्टार्ट कर देता है। क्या करना स्टार्ट कर देता है, एग्जिट करना। बिल्कुल रेडी करके चलना, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या कहलाएगा, जब कंप्लीटली एग्जिट करेगा तो ये क्या कहलाएगा, मेल्टिंग ऑफ सॉलिड या मेल्टिंग ऑफ आयरन कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अब मुझे यह ध्यान देना है कि यहां पर इसका टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहा, यहां पर इसका टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहा। तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमें मालूम है जब कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, व्हेन एनी सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड फेज, तो सबसे पहले क्या होता है, जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वे एक दूसरे के क्या होते हैं, नियर होते हैं। ठीक है, जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं एक दूसरे के नियर होते हैं। तो नियर होने के लिए हमको क्या करना होता है, इनके पार्टिकल के जो बिटवीन जो बॉन्ड्स होते हैं उनको फ्यूज करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे हम क्या करते हैं, यानी कहने का मतलब इस कांस्टेंट टेम्परेचर पर वो एनर्जी जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनके बिटवीन जो भी स्पेस होते हैं उनको ब्रोक करने में ली जाती है, यानी इनके जो एनर्जी है वो बिल्कुल ब्रोक करने में क्या की जाती है, यूज की जाती है। और यही रीजंस होता है कि यहां से यहां तक ये जो लिक्विड और सॉलिड क्या करते हैं, एक दूसरे में लगातार टकराव करते हैं, यानी लगातार एक दूसरे फ्यूज होते रहते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। इसका मतलब यहां से यहां तक की जो एनर्जी है वो फ्यूजन में क्या हो जाती है, फिनिश हो जाती है। ठीक है, ये रहा इनका हीट कर्व, यानी हम कह सकते हैं ये जो कर्व दिखाया गया है, क्या दिखाया गया है, हीट कर्व ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये क्या कहलाएगा, हीट कर्व ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी किसी क्रिस्टलाइन का जो हीट कर्व है। मैंने यहां इस ग्राफ में क्या देखा, मैंने ये देखा कि एक फिक्स टेम्परेचर पर इनके जी जो सॉलिड की स्टेट्स होती हैं लगातार क्या होती हैं, चेंज होती जाती हैं। अब क्या करते हैं, दूसरा कर्व दिखा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं कूलिंग कर्व, कूलिंग कर्व ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड का कूलिंग कर्व है, कूलिंग कर्व जो होगा जस्ट अपोजिट होगा। वो जस्ट अपोजिट कैसे होगा, हमें इसकी जानकारी प्राप्त करना है कि वो जस्ट अपोजिट कैसे हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, ये ग्राफ बनाएंगे। इस ग्राफ में हम क्या देखते हैं, ये हमारा होगा टेम्परेचर और ये हमारा क्या होगा, टाइम होगा। ठीक है, ये होगा हमारा टेम्परेचर और ये क्या होगा, टाइम होगा। अब इस ग्राफ में क्या करते हैं, हम डाउनवर्ड आते हैं। डाउनवर्ड आने का मतलब क्या होता है, जब कूल करेंगे उसको तो धीरे धीरे क्या होगा, हम नीचे को आएंगे, क्योंकि टेम्परेचर कम होगा तभी तो कूल होगा। ये ध्यान दीजिएगा। तो यानी डाउनवर्ड के थ्रू हम क्या करते हैं, जब डाउनवर्ड आते हैं तो डाउनवर्ड आने पर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। सपोज दैट जब मैंने इसको मेल्ट किया होगा तो ये क्या होगा, यहां पर लिक्विड मेरा होगा। तो यहां पर सबसे पहले क्या होता है, यहां ये कौन सा है, लिक्विड है। अब लिक्विड आएगा यहां पर, यहां से यहां कौन एग्जिट करेगा, लिक्विड करेगा। इसका मतलब इसका जो टेम्परेचर वो क्या हो रहा है, लो हो रहा है। ठीक है, अगर वो लिक्विड में जा रहा है तो उनके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं बिल्कुल क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे हाई होना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर उसके बाद क्या होगा, यहां पर हम देखते हैं अब ये क्या होगा, यहां से लिक्विड प्लस कौन एग्जिट करेगा, सॉलिड करेगा। जब लिक्विड प्लस सॉलिड एग्जिट करेगा तो एक दूसरे में क्या होगा, इंटर पार्शियल अट्रैक्शन होगा। ठीक है, जिसके कारण धीरे धीरे एक दूसरे की क्या आएंगे, नियर आना स्टार्ट करेंगे। जब एक दूसरे के नियर आएंगे तो नियर आने पर क्या होगा, यहां पर ये लिक्विड और सॉलिड एक दूसरे में क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे। एग्जिट करने पर लास्टली क्या होगा, यहां पर कौन करेगा एग्जिट, यहां पर सॉलिड करेगा। क्यों, क्योंकि वो लिक्विड डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब इनके जो टेम्परेचर जो है किसी ना किसी फॉर्म में हर टेम्परेचर पे लगातार क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। ये खासियत होती है किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड की ऑन हीटिंग कर्व ऑन
कूलिंग कर्व। ओके, चलो आज सबसे पहले हम हीटिंग कर्व और कूलिंग कर्व के बारे में जानकारी पाएं कि किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो हीटिंग कर्व होते हैं और जो कूलिंग कर्व होते हैं उनको हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ध्यान देना, ठीक है। ठीक, अब क्या होता है, अब चलते हैं एमार्फस सॉलिड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। एमार्फस सॉलिड, एमार्फस सॉलिड, देखिए जो एमार्फस सॉलिड होते हैं उनकी अपनी अलग खास होती है, क्योंकि वे इनसे बिल्कुल डिफरेंट होने का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है। जो एमार्फस सॉलिड होते हैं सबसे पहली क्या होती है, उनमें जो रैंडम अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल होता है, उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं उनमें रैंडम यानी इस पहले यानी कहने का मतलब उनके अंदर एक रैंडम अरेंजमेंट होता है। रैंडम अरेंजमेंट होने के कारण क्या होता है, ठीक है, शार्ट रेंज ऑर्डर होता है। उनका जो ऑर्डर होता है बिल्कुल क्या होता है, शार्ट रेंज। मैंने पिछले एपिसोड में या पिछले टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि अगर हम दोनों के बिटवीन डिफरेंट करना चाहें क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमार्फस सॉलिड में, तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है, जो क्रिस्टलाइन के सॉलिड होते हैं उनके पार्टिकल क्या होते हैं, एक लॉन्ग अरेंजमेंट टर्म में जुड़े होते हैं। जो एमार्फस सॉलिड होते हैं एक शार्ट लंब यानी एक टर्म में क्या होते हैं, अटैक या रीअरेंज रहते हैं या जुड़े रहते हैं या कनेक्ट रहते हैं, ये ध्यान देना। उसके बाद क्या होता है, इनके जो मेल्टिंग रेंज होते हैं, इनके जो मेल्टिंग रेंज होते हैं वो बिल्कुल क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। वो मेल्टिंग रेंज क्या होते हैं, वो कहीं कहीं, ठीक है, शार्ट रेंज, ये रेंज में चलते हैं, वो शार्ट रेंज में चलते हैं, यानी मेल्टिंग पॉइंट लगातार उनके क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। लगातार चेंज होने का रीजन क्या है, तो आइए हमारे पास सॉलिड का हम क्या दिखाते हैं, कर्व दिखाते हैं। इस कर्व में सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहला कर्व जो इनका होगा वो क्या होगा, ध्यान देना, ये होगा हीटिंग कर्व, हीटिंग कर्व ऑफ एमार्फस सॉलिड। हीटिंग कर्व के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ग्राफ बनाएंगे। इस ग्राफ में क्या करते हैं, ये हमारा टेम्परेचर होगा और ये क्या हो जाएगा, टाइम। अब टेम्परेचर और टाइम में मुझे कैसे आइडेंटिफाई करना है, देखो ध्यान देना, यहां पर क्या होता है, सपोज दैट यहां पर मैंने एग्जांपल के लिए क्या ले लिया, एग्जाम्पल के लिए मैंने ग्लास ले लिया। ग्लास क्या होता है, अब मैंने ग्लास को जब लिया तो मैंने क्या देखा कि जैसे जैसे मैं इसको हीट करना स्टार्ट करता हूं, ये फिक्स टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पे ये सॉलिड रखा हुआ है। अब इस टेम्परेचर पे जैसे मैंने इसको हीट करना स्टार्ट किया, तो हीट करने स्टार्ट मैंने क्या दिया, लगातार इसी रेंज पर क्या कर रहा है, मेल्ट करता जा रहा है। तो ये टेम्परेचर जो था लगभग कितना, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। ये जो टेम्परेचर रहा होगा वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। बट ये टेम्परेचर जब ये कंप्लीट होता है तो मैं देखता हूं लगभग ये जो टेम्परेचर जहां पर कंप्लीट होता है 127 डिग्री सेंटीग्रेड के बिटवीन होता है। तो इस टेम्परेचर में मैं क्या देखता हूं कि लगातार केवल ये क्या कर रहा है, एग्जिट कर रहा है। ग्लास लगातार क्या करेगा, एग्जिट करेगा। बट इनके टेम्परेचर में कोई डिफरेंट नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है, ये डायरेक्टली धीरे धीरे क्या करते हैं, उसी रेंज में लगातार क्या करते हैं, पिघलते रहते हैं, यानी फ्यूज होते रहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें डिफरेंट होता है, इसीलिए क्या होते हैं, कूल्ड, यानी कहने का मतलब भी क्या होते हैं, कूल्ड लिक्विड्स होते हैं। ये ध्यान देना, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, इनके हीटिंग कर्व में जाते हैं। इसी टाइप्स हम जब इनके कूलिंग कर्व में जाते हैं, कूलिंग कर्व में क्या होता है, कूलिंग कर्व के लिए भी एक ग्राफ बनाएंगे। बिटवीन कौन सा हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा हमारा टेम्परेचर और यहां पर क्या गिवन है, टाइम दिया, ठीक है ना। कूलिंग कर्व में क्या करेंगे, हम डाउनवर्ड आएंगे। डाउनवर्ड आने के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, हम यहां से दिखा रहे हैं कि जैसे जैसे हम इसको क्या करेंगे, जैसे जैसे इसको कूल करना स्टार्ट करेंगे तो ये भी क्या करेगा, इस रेंज से इस रेंज में आएगा। लेकिन इनके अंदर कोई जो लॉन्ग अरेंजमेंट दिया गया, हीट साफ, वहां मेल्टिंग पॉइंट होता है। लेकिन यहां पर क्या होता है, इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, रेंज ऑर्डर में लगातार चेंज होते रहते हैं। रेंज ऑर्डर में लगातार क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में बस यही एक डिफरेंट है। मेल्टिंग पॉइंट के थ्रू भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किस प्रकार का सॉलिड होना चाहिए, वो किस लाइन होगा या एमार्फस सॉलिड होगा, ठीक है। ये ध्यान देना, मैंने कहा कि इनके जो रेंज होते हैं वो लगातार क्या होंगे, चेंज होते रहेंगे, या इनके रेंज में लगातार जो डिफरेंट आते हैं वो उसमें क्या होगा, हीट शार्ट या हीट करके जो उनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं बिल्कुल क्या होते हैं, शार्प होते हैं। इनमें क्या होता है, इनके हर ऑर्डर में इनके जो मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, डिफरेंट होना स्टार्ट नहीं होते हैं, ठीक। क्यों, क्योंकि एक रेंज में लगातार क्या करते हैं, चलते रहते हैं, ठीक। चलो आइए कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उसके बाद क्या दिया गया है, फिक्स्ड हीट ऑफ फ्यूजन।
ध्यान दीजिएगा, फिक्स हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब होता है कि इनमें जो फ्यूजन होता है इनकी हीट क्या होती है, बिल्कुल फिक्स होती है। इस फिक्स होने के कारण एक क्रिस्टलाइन सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होगा, जब वो गैसेस के फॉर्म में जाएगा, तो वहां पर जो उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा बिल्कुल फिक्स होगा, ये ध्यान देना। फिर उसके बाद क्या होता है, रैंडम और हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, फिक्स्ड हीट ऑफ फ्यूजन और ट्रू सॉलिड। दूसरी चीज क्या होते हैं, ये सॉलिड बिल्कुल क्या होते हैं, ट्रू होते हैं, क्योंकि इनके टेम्परेचर भी बिल्कुल क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, ध्यान देना। आइए अब हम चलते हैं आगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट के लिए, एमॉर्फस सॉलिड यानी टेंडेंसी ऑफ फ्लो। आइए ध्यान देना, सबसे अच्छी पहचान क्या होती है किसी एमॉर्फस सॉलिड की, फ्लोइंग टेंडेंसी। मैं कह सकता हूं कि व्हाई एमॉर्फस सॉलिड कॉल्ड एज कूलिंग सॉलिड, ठीक है ना, यानी कहने का मतलब कूल सॉलिड क्या कहलाते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, टेंडेंसी ऑफ फ्लोइंग टेंडेंसी ऑफ एमॉर्फस सॉलिड। किसी एमॉर्फस सॉलिड की जो फ्लोइंग टेंडेंसी होती है, हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है ना। एमॉर्फस सॉलिड की जो फ्लोइंग टेंडेंसी है, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एग्जांपल के लिए क्या करेंगे, ग्लास का एग्जांपल लेंगे। ग्लास क्या होता है, हमारे घर में जो सपोज दैट डोर दिए गए हैं, डोर वगैरह दिए हैं, उसमें क्या होता है, ग्लास लगा होता है, ठीक है। अब एक ग्लास देखिए, क्या वास्तव ये सुपर कूल है, इसके लिए हम क्या बनाएंगे, एक डोर बना लेंगे, और ये डोर में हम क्या देखते हैं, इस डोर में मैं एक ग्लास लगा रहा हूं, ये ग्लास लगा हुआ है। जब शुरू में ग्लास को लगाते हैं तो सपोज दैट इस ग्लास की जो टोटल, ठीक है, यूनिट या मेजरमेंट यूनिट होगी, वो लगभग कितना होगा, 1 सेंटीमीटर mm होती है। ये जो ऊपर है इसको हम बोलेंगे अपर एज, और जो नीचे रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, डाउन एज होगा। तो जब शुरू में हम क्या करते हैं, जब ग्लास को लगाते हैं किसी डोर में, तो उनमें जो अपर एज होता है वो डाउन एज के क्या होगा, इक्वल होगा, यानी लगभग इक्वल होगा, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, लगभग 1 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद धीरे धीरे क्या करते हैं, आफ्टर सम टाइम हम क्या देखते हैं कि आफ्टर 10 and 15 ईयर्स, लगभग 10 से 15 साल बाद हम क्या देखते हैं कि जो ग्लास होता है ना, वो धीरे धीरे क्या होगा, ऊपर से नीचे की ओर कूल करना स्टार्ट करेगा, यानी क्या करेगा, फ्यूज करना स्टार्ट करेगा, यानी धीरे धीरे। तो जैसे जैसे धीरे धीरे नीचे को फ्यूज करेगा, फ्यूज करने पर क्या होता है, मैं देखता हूं कि यहां पर क्या होती है, जो डाउनवर्ड होते हैं, ठीक है, या जो डाउन एज होता है, ये डाउन एज में इसकी जो बॉटम साइड होती है वो थिकनेस हो जाती है। कैसे हो जाती है, थिकनेस का मतलब बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये मतलब ये जो थिकनेस हो जाती है, और ऊपर जो होता है धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, आप अपने यहाँ के जो डोर्स वगैरह हैं उसमें कभी कंपेयर करके देखो और देखिए जो पुराने डोर्स रखे हैं उनमें क्या ऐसी चीजें आ रही हैं, ठीक है। तो मैं देखता हूं कि जो इसकी पहली रेंज है लगभग 1 सेंटीमीटर की, वो 0.9 सेंटीमीटर में, और ये जो नीचे की है ये बढ़ने के कारण 1.1 समथिंग सेंटीमीटर की होती चली जाती है, ठीक है। तो ये इससे ये कंफर्म मालूम हो जाता है, ठीक है, कि जो फ्लोइंग टेंडेंसी ऑफ एमॉर्फस सॉलिड होते हैं उनके अंदर एक फ्लोइंग टेंडेंसी होती है। फ्लोइंग टेंडेंसी होने के कारण उनके पार्टिकल क्या होते हैं, एक दूसरे के समीप ना आकर धीरे धीरे रैंडमली मोशन करते रहते हैं आफ्टर सम टाइम, ठीक है। उसके बाद क्या देखता हूं, इनके अंदर एक स्लाइटली डिफरेंट आ जाता है, उस स्लाइटली डिफरेंट के कारण इनके पार्टिकल नीचे आना स्टार्ट करते हैं। नीचे आने पर क्या होता है, ये धीरे धीरे क्या होते हैं, यहां पर फैल जाते हैं, और ऊपर जो इनके स्पेस होते हैं वो धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये क्या होते हैं, ये सुपर कूलिंग होते हैं, अर्थात इसका मतलब क्या होता है, ये ट्रू सॉलिड नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये फ्लो करने लगते हैं जब इनको टेम्परेचर मिलता है, ठीक है। फ्लो करने इनके जो पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है वो कैसा होता है, ये शॉर्ट रेंज में होता है। शॉर्ट रेंज में होने के कारण ये पूर्णतः कंप्लीटली किसी चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, ये ध्यान देना, ठीक है। तो आज के टॉपिक में इतना ही बताएंगे, बाकी नेक्स्ट